तो पता चलेगा, अरे साला तुम अपना डिस्ट्रीब्यूटर, बाकी डिस्ट्रीब्यूटर इतना भाव में भेज रही है, इतना सस्ते में भेज रहे हैं, कंपनी को पता चला, कंपनी को पता चला, फिर उसका लाइसेंस कैंसिल किया। वो करने से पहले वो करोड़ रुपीज का ट्रांजैक्शन कर चुका। इसमें प्रॉब्लम क्या, इसमें लूपहोल क्या था कि समझो मैं बैंक से 80 रुपीज का लोन लेता हूँ 1 महीने का, तो मेरे को इंटरेस्ट पड़ेगा। 1 month later I have to pay 80 plus इंटरेस्ट। बट डेटर में जब आप क्रेडिट देते हो ना, उसको कोई इंटरेस्ट लगता, उसका उसने फायदा उठाया, वो इंटरेस्ट का उसने फायदा उठा लिया। इंटरेस्ट का इतना जोड़ करते गया, बट छोटे लेवल पे इट इज पॉसिबल, बड़े लेवल पे इट इज वेरी, क्योंकि फिर सब शॉपकीपर्स कंप्लेन करेंगे। छोटे लेवल तक पॉसिबल है, तो छोटे छोटे लेवल पे वो करते गया। वही डिस्ट्रीब्यूटर मतलब वो ये डायरेक्ट, कितना डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्टली बेचता है ना कस्टमर से। सर अभी इसका दुकान है, मैंने डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदा, इसको जाके बोलूंगा कि मेरे को इतने में देता हूं। ऐसा ही है ना, फार्मेसी है ना, फार्मेसी, इसके साथ वही हुआ। फार्मेसी है ना, फार्मेसी का नाम सुना है ऐप? वो क्या करता था, रिलैक्स अपना, सर हमारे स्कूल में फार्मेसी को सीईओ, हाँ पर डब्बा में भी अच्छे। इसने क्या किया, इसने मैन्युफैक्चरिंग, जितना मेडिसिन है ना, मैन्युफैक्चरिंग से लेता था। समझो मेडिसिन लिया उसने 50 रुपए, ओके, एमआरपी था 100 रुपया, एमआरपी था 20-25% 30% तक डिस्काउंट देता था। थोड़ा प्रॉफिट बनाता था, बट एडवर्टाइजमेंट में वो खर्चा निकल जाता, मतलब बर्न ही कर रहा था, लॉस में ही था। तो 100 रुपए का गोली है, वो 70 रुपीज डिस्काउंट है, मतलब 30% डिस्काउंट। मेडिसिन पे आमतौर पे ना 15-17% डिस्काउंट देता, बट वो 30% डिस्काउंट देता। तो उसने क्या सोचा, सब लोग ऐप से ऑर्डर करेगा घर में, तो सारे मेडिसिन वाले बंद हो जाएंगे और मैं फार्मेसी चिल्लाए। मतलब क्या करता था वो, ऐप से आप ऑर्डर कर सकते हो ना मेडिसिन, तो अगर तुम दुकान में जाओ तो 100 रुपए का मेडिसिन तुमको 85 में मिलेगा, पर फार्मेसी में जाओ तो 100 रुपए का 70 में मिलेगा। उसको लगा कि सब घर वाले मेरे को ऐप से ऑर्डर करेंगे, मैं राजा, सब मेडिसिन वाले बन। मेडिसिन वाले शाने बन गए, वो लोग ने फार्मेसी से ऑर्डर करना चाहते, वो लोग ने भर के 70 में लिया और 85 में कस्टमर को बेच दिया। और आप लोग देखोगे, आप में से कितना लोगों ने फार्मेसी से कंटिन्यूअसली मेडिसिन मंगाया? हार्डली, तो अकेला ही है, 2, और जो कंटिन्यूअसली मंगाने वाला 3-4, और कोई नहीं। तो आप तो मेडिसिन से ही ले दो, शॉप से ले दो, मेडिकल शॉप वाले को, फार्मेसी वाले को मेडिकल शॉप वालों से सस्ते में मिलता था माल। हाँ, बस प्रॉब्लम क्या था, उसका यूएसपी क्या था, वो एडवर्टाइजमेंट में इतना खर्च रहा था प्रमोशन में कि उसके लॉसेस हो रहे। उसका क्राइटेरिया देखिए, मेडिसिन वाले हट जाए तो मेरा धंधा बढ़े, मतलब मेडिसिन वाले हट जाएंगे तब वो भाव बढ़ा देगा, फिर वो अकेला ही है। फिर ऐसा हुआ ही नहीं, मेडिसिन वाले उसको खा गए, तो वो बेचारा लॉसेस में, उसका शेयर प्राइस जो आया ही नहीं, आईपीओ आने वाला था, अटक गया। लेकिन शेयर प्राइस जो ग्रे मार्केट होता है ना, उसमें आप खरीद सकते हो, तो वो 100 रुपए का प्राइस अभी 15-10 रुपया चल रहा है, इतना घट गया। बिजनेस मॉडल ही बर्बाद हो रही है। अगर मेडिसिन वालों से 30% पे लिया तो वो 30% पे कस्टमर को बेचूंगा, मेडिसिन वालों ने उससे ले लिया और कस्टमर को बेचना है। सेम थिंग हैपेंस विद डीमार्ट आल्सो। देयर आर सो मेनी शॉप, आप खुद भी कर सकते हो, यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस। आपको क्या करने का, डीमार्ट से लेने का, अपना रिटेल शॉप में रख के बेचने का। यू कैन डू इट, सो मेनी पीपल डू इट, बिकॉज आई टेल यू, डीमार्ट है ना, उसमें सबसे सस्ता माल मिलता है, सबसे सस्ता। एंड एक्चुअली देयर आर सो मेनी रिटेलर्स who buy from DMart and sell in their retail outlets. But why return go? Then how come DMart is sustaining so much? Because उसका मार्जिन 4% है, आधा ओढ़ा खर्चा करता आपने फार्मेसी देखो कितना एडवर्टाइजमेंट किया था उसने, देखा आईपीएल में, एड्स में, डीमार्ट का एड देखा, शाना है। वो बड़े बड़े लेवल पे स्टोर्स बनाता है, और स्टोर्स खुद बनाता है, खुद का ओनरशिप वाला बनाता है,
और धीरे 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 उसका ऑनलाइन भी चलता है, ये जो आउटलेट्स कियोस्क होते हैं, और बड़े बड़े वो भी है मेगा मार्ट जैसा बनाए हुए, 4% मार्जिन में काम करता है, लोएस्ट 4% ग्रॉस मार्जिन, लोएस्ट ऑफ ऑल डीमार्ट। तो वो लिटरली कॉम्पिटिशन को मार जाएगा, ऐसा हो रहा है। नहीं, इट इज नॉट अ स्कैम, एमआरपी से कम में बेचो, इट इज नॉट अ स्कैम। लेकिन तू कंपनी है, मैं तेरे से ले रहा हूँ 80 में, तुमको प्रॉमिस करूंगा मैं 100 में बेचेगा, तू सभी लोगों को वो 80 में दे रहा, सभी डिस्ट्रीब्यूटर 100 में बेचो, और मैं खाना बन के 80 में बेच के मलाई खाना, तो बाकी लोग तो कंप्लेन करेगा ना। रिटेलर्स ओनली आर बाइंग फ्रॉम डीमार्ट एंड सेलिंग, क्वांटिटी बहुत बल्क में लेता है, उसका मेन रीजन वही है, डील से मेरी बल्क करो, वेरी यूजफुल। नाउ this POE sorted. Hello. Now, इसलिए आप देखोगे ना डीमार्ट में ना आपको सभी प्रोडक्ट्स मिलेंगे नहीं, यू विल नॉट फाइंड ऑल द प्रोडक्ट्स। वो वही प्रोडक्ट बेचता है जिसमें उसको कम भाव में मिलता है, मार्जिन देता है, और बल्क में वो कर सकता है। आप कितना सारा आइटम डीमार्ट में डालो, ऑनलाइन डालो, शॉप में रहता रहेगा थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी तो ठीक है, बट ऑनलाइन डालो तो मिलने वाला, दैट इज अ टेक्निक, वो वॉलमार्ट वाला टेक्निक इट अप्लाइज। नाउ स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक, दैट इज डेप्रिसिएशन। Let's go to depreciation. सुनो मेरा बात, tell me what do you mean by depreciation? What is depreciation? Decrease in the value of a fixed asset. बराबर है, decrease in the value of a fixed asset. Please focus. ध्यान दो यहाँ पे। Page number 91. Depreciation. What is depreciation? Decrease in the value of a fixed asset. Okay. Now ये चैप्टर आपने 11th में किया था, और 11th में आपको सिर्फ 2 मेथड्स है, FIM और RBM। CA में आपको कम से कम अराउंड 7 मेथड्स है, उसमें से 3 ही मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से मेन तो FIM RBM ही है। एक PFD मेथड है, वो मेथड नहीं है, अलग प्रेजेंट है, ओके, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जो 3-4 मेथड है वो बहुत छोटे हैं, बहुत इजी है, ओके। और 3-4 मेथड तो वो सिलेबस से निकाल लिए, वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड थे, सिंपल फंड मेथड था, एक एन्युटी मेथड था, वो निकाल दिया। तो 11 जैसा ही है मोटा मोटी, एक नया सिस्टम है PFD, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग अच्छे से करने वाले हैं, वो थोड़ा अलग इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर। बाकी मुझे बताओ
What is depreciation? Reduction in the value of a fixed asset. Okay. Due to usage, due to wear and tear, due to efflux of time, due to change in technology. मतलब आप एयर कंडीशनर लेके आए 50,000 का और 5 साल का लाइफ है, तो हर साल क्या करोगे इसको 10,000 से depreciate. तो मुझे बताओ डेप्रीसिएशन हर साल थोड़ा थोड़ा चार्ज करने के पीछे रीजन क्या है? कि मुझे पता है कि एसी इज गोइंग टू लास्ट फॉर हाउ मेनी इयर्स, तो वो मुझे 5 साल तक रेवेन्यू कमा के देगा, इनकम कमा के देगा, तो मैं उसका खर्चा भी कितने साल के ऊपर दिखाने वाला हूं? ड्यू टू विच कंसेप्ट? मैचिंग. 5 साल तक इनकम आने वाली है, तो खर्चा भी कितने साल के ऊपर दिखाने का? 5 साल. तो ड्यू टू सिंपल मैचिंग कंसेप्ट आप एयर कंडीशनर को 5 साल के ऊपर डेप्रिशिएट करते हो. बराबर है. नाउ डेप्रिसिएशन इज अ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ अ फिक्स्ड एसेट. हर साल एसेट का वैल्यू कम हो रहा है, तो इज दैट अ गेन और अ लॉस फॉर द बिजनेस? इट्स एन एक्सपेंस. What type of expense it is? Cash or non-cash? Non-cash expense. What is the difference between cash expense and non-cash expense? Cash expense मतलब you paid in cash, पैसा जाता है. Non-cash में cash नहीं जाता, कोई और asset कम हो रहा है. बराबर है. तो depreciation is a non-cash expense. Can you tell me the entry for depreciation? Depreciation to asset. Expense बढ़ा, asset घटा. तो ये तो हम हमारी तसल्ली के लिए कर रहे हैं ना. तो भैया डेप्री एक्सपेंस और एसेट घटा, रियल में तो एसेट गायब नहीं हो रहा है, एसी तो वैसे ही पड़ा है. देन व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट टू चार्ज डेप्री? डेप्री चार्ज मत करो. हाँ, अगर आप डेप्री चार्ज नहीं करोगे ना, तो वो एसी 5 साल तक 50,000 पे दिखेगा, और फिर सडनली 1 साल क्या दिखेगा? 50,000 वाला जीरो में बिकेगा. So it will be a big loss. So that is because of simple matching concept. 5 साल तक रेवेन्यू आ रहा है, तो 5 साल के ऊपर खर्चा दिखाना जरूरी. तो 3 रीजन से डेप्रीसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है. इमेजिन करो इतने सारे एक्सपेंस होते हैं बिजनेस में. आपने ट्रेडिंग पीएनएल बनाया ना, सैलरी होता है, रेंट होता है, कमीशन होता है, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, डिविडेंड, अपना डिविडेंड तो इनकम है, इंटरेस्ट होता है, बैड डेट्स होता है, डिस्काउंट अलाउड होता है, इतना सारा एक्सपेंस होता है. डेप्रीसिएशन एक एक्सपेंस है, फिर भी उसको चैप्टर बना के दे दिया. इतना सारा फुटेज, इतना सारा यूएसपी क्यों दे रहा है डेप्रीसिएशन को? एक एक्सपेंस ही है डेप्रीसिएशन, लेकिन उसको पूरा चैप्टर डेडिकेट है. जोल कर सके या फिर जोल को बचा सके. हाउएवर यू टेक. सो डेप्रीसिएशन करना ही सिखाते हो. सिखाते हैं. डेप्रीसिएशन इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है कि so many companies actually do joke around it, because you can never have an exact accurate amount of depreciation. कभी वो करना पॉसिबल. सैलरी है तो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में उतनी सैलरी आप दोगे, रेंट एग्रीमेंट में जितना रेंट है उतना ही रेंट दोगे, इंटरेस्ट जितना बैंक लोन के एग्रीमेंट में उतना ही दोगे आप. वो प्री डिसाइडेड है, कभी बढ़ने वाला नहीं है, घटने वाला. बट जो डेप्रीसिएशन है, इट इज एन एस्टिमेटेड वैल्यू, इट इज अ जजमेंट, इट इज अ जजमेंट. अब ये एसी में लेके आया, 5 साल चलेगा, मैं हर साल 10,000 से डेप्रीशिएट कर रहा हूं, ये एक जजमेंट है. क्या 100% एक्यूरेट है कि ये 5 ही साल चलेगा और 5 ही साल एक्सपेंस होगा? नहीं. तो इसमें क्या आ जाता है? ग्रे एरिया आ जाता है कि आप अगर डेप्रीसिएशन ओवर चार्ज भी कर दो तो भी कोई गला दबाने आने वाला नहीं है, प्रूफ ही नहीं है उसका. और कोई कभी डेप्रीसिएशन अंडर चार्ज भी कर दे तो भी उस पर आप ब्लेम. तो इसलिए यहाँ पे काफी जोर पॉसिबल है, और बहुत बड़े, क्योंकि ये तो सीधा फिक्स्ड एसेट पे होता है. एक बिजनेस में समझो 500 करोड़ की मशीनरी है और हर साल 100 करोड़ से डेप्रीशिएट हो रही है.
वो 100 करोड़ का डेप्रीसिएशन की जगह 60 करोड़ का डेप्रीसिएशन बता दिया तो 1 साल में प्रॉफिट विल बूस्ट अप बाय 40 करोड़, क्योंकि डेप्री कम चार्ज किया तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा। और वही 100 करोड़ का डेप्रीसिएशन 140 करोड़ बता दिया तो प्रॉफिट 40 करोड़ से। और इट इज अ जजमेंट, इट इज अ जजमेंट थिंग। तो बोलने का मतलब क्योंकि इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस और एस्टिमेटेड बेसिस पे होता है तो इसमें काफी जोड़ पॉसिबल। जोड़ मतलब बिगेस्ट जोड़ यही होता है जब मैनेजमेंट को प्रॉफिट कम बताना होता है एक्सेस डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो, जब प्रॉफिट ज्यादा बताना होता है अंडर चार्ज कर दो। प्रेडिक्शन पे होता है तो इसके लिए है ना डेप्रिसिएशन को एक पॉलिसी में डाला गया है। नाउ व्हाट इज एन अकाउंटिंग पॉलिसी, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। इसके लिए आपको है ना ये समझना जरूरी है, ये 4 चीज है। ओके, सबसे पहला आता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आपको पता है 11th में किए थे। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। कंजर्वेटिज्म मतलब शो लॉसेस, डू नॉट शो प्रॉफिट्स। Then we saw going concern, business is going to run for a long period of time. Okay? बेटा जिन्हें है वो तो लटकेगा, तू भी लटक जाएगा, बोल रहा हूं, याद रखना। अकाउंटिंग कंसेप्ट का मतलब होता है अक्रूवल। अक्रूवल मतलब कंसेप्ट्स आर अनसेड रूल्स जिसके अराउंड पूरा सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग बेस्ड है। वो आपको बोलते नहीं है फिर भी आप फॉलो करते हो। तो जैसे गोइंग कंसर्न हो गया, बिजनेस में रन फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो एसेट अलग दिखाते हो, एक्सपेंस अलग। अक्रूवल में आप आउटस्टैंडिंग दिखाते हो, रिसीवेबल दिखाते हो, क्योंकि अक्रूवल क्या बोलता है, शो योर एक्सपेंस इनकम ऑन इनकर्ड बेसिस, अर्न्ड बेसिस, नॉट ऑन पेड बेसिस। मैचिंग कंसेप्ट, मैच योर इनकम्स विद योर एक्सपेंसेस। कंजर्वेटिज्म बोलता है शो योर लॉसेस इन एडवांस, डू नॉट शो योर प्रॉफिट्स इन एडवांस। तो ये सारे कंसेप्ट्स हैं, ये अगर आप फॉलो करोगे तो आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स अच्छे से प्रेजेंट होगा, ट्रू एंड फेयर यूज होगा, जैसा है वैसा दिखेगा। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट है ना अनसेड रूल्स है, कंपलसरी नहीं है। तो मैं आपको बोलूंगा प्लीज फॉलो दिस कंसेप्ट, प्लीज फॉलो अप्रूवल, मतलब जाए भाड़ में, मैं नहीं करेगा, क्या करेगा। तो आपको तो चलेगा, आप तो सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप बिजनेस अगर करो तो चलेगा, आपका अकाउंट्स को देखने वाला नहीं है। लेकिन कंपनीज अगर ऐसा बोले कि हम कंसेप्ट फॉलो नहीं करेंगे तो चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि उनका बुक्स ऑफ अकाउंट्स हजारों शेयर होल्डर देखते हैं, पब्लिक देखती है, उनमें मेजॉरिटी शेयर होल्डर ने पैसा डाला हुआ है। तो इसके लिए आईसीआई लेके आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। व्हाट डज इट ब्रिंग? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर नथिंग बट फॉर्मलाइज्ड कंसेप्ट्स। कंसेप्ट को रूल में बना दिया, कंसेप्ट को क्या बना दिया? रूल। तो 33-34 स्टैंडर्ड्स डाल दिया आईसीआई ने कि चलो ये फॉलो करना है। कंपल्सरीली सभी कंपनीज को ये स्टैंडर्ड फॉलो करना है। अगर आप नहीं करोगे तो आपके अकाउंट्स वैलिड, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। ओके, पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों कंपनीज है तो स्टैंडर्ड्स कंपल्सरी है। पब्लिक को तो सारे फॉलो करने हैं, प्राइवेट को कुछ कुछ एग्जाम्प्ट, पार्टनरशिप को कुछ कुछ एग्जाम्प्ट है, बट कंपनीज को तो सारे, पब्लिक लिस्टेड कंपनीज को सारे स्टैंडर्ड्स फॉलो करना कंपल्सरी। तो स्टैंडर्ड क्या है? जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर के ऊपर है पूरा, डिस्क्लोजर ऑफ पॉलिसी, मतलब जो भी पॉलिसी आप फॉलो करो उसको डिस्क्लोज करो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है ना, 10 वो डेप्रीसिएशन के साथ डील करता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 डील्स विद डेप्रीसिएशन एंड फिक्स्ड एसेट। तो ये स्टैंडर्ड क्या बोलता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 कि आप कोई भी फिक्स्ड एसेट लो, उसको जैसे डेप्रीशिएट करना है करो, लेकिन करो। कोई भी फिक्स्ड एसेट उसको जैसे डेप्रीशिएट करना है वैसे करो, लेकिन करो, डेप्रीशिएट करो। एंड दूसरा, स्टेट द मेथड, आपने कौन सा मेथड यूज किया है। क्या बोलता है स्टैंडर्ड? 2 चीज बोलता है, आपको जैसे डेप्रीशिएट करना है करो, लेकिन डेप्रीशिएशन चार्ज करना जरूरी है, नहीं करोगे तो चलने वाला नहीं। एंड करोगे तो कौन सा मेथड आप यूज करो वो बता दो, ठीक है। अब स्टैंडर्ड के अंदर आती है अकाउंटिंग पॉलिसी, स्टैंडर्ड के अंदर आती है अकाउंटिंग, मतलब स्टैंडर्ड के नॉट वायलेट कंसेप्ट, कंसेप्ट के अगेंस्ट जाके कोई स्टैंडर्ड बना, स्टैंडर्ड्स आर विद इन कंसेप्ट। स्टैंडर्ड के अंदर आती है पॉलिसी। व्हाट इज पॉलिसी? इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंपनी। कंपनी जो भी रूल्स फ्रेम करती है वो स्टैंडर्ड के परव्यू के अंदर होता है, उससे अगेंस्ट। बट ये थियोरेटिकल बात है, प्रैक्टिकली उसको भी वायलेट कर देते हैं। आईसीआई को भी कोई हाथ नहीं देता है, अकाउंट बना के डाल देते हैं, आईसीआई बोलते रहता है, चलते रहता है, केस चलते रहता है, चलते रहता है, कंपनी भी चलती रहती है।
ओके, तो प्रैक्टिकली उसको भी धात दिया नहीं जाता, बट आप सीए नाउ अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब आई गिव एन एग्जांपल। स्टैंडर्ड बोलता है कि मैचिंग कंसेप्ट, कंसेप्ट बोलता है कि मैचिंग कंसेप्ट फॉलो करो डेप्रिसिएशन के लिए, शो योर एक्सपेंस एंड इनकम मैच करके। स्टैंडर्ड AS10 बोलता है कि मैच पर मैचिंग कंसेप्ट चार्ज डेप्रिसिएशन, चार्ज करना जरूरी है, मेथड डिक्टेट करो, जो भी है जितना करना है करो और मेथड बताओ। पॉलिसी क्या होता है, तो मैनेजमेंट के चूज द मेथड। देयर आर टू मेजर मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, FIM एंड RBM। याद है आपको क्या था फर्क? FIM में हर साल इक्वल डेप्रिसिएशन होता है, RBM में इनिशियल ईयर में ज्यादा होता है, लेटर ईयर्स में कम होता है। तो ये आप मेथड चूज कर सकते हो। दैट इज द पॉलिसी, दैट इज द पॉलिसी कि FIM चूज किया है कि RBM। दिस इज द पॉलिसी। मतलब आप कुछ वायलेट नहीं कर रहे हो, विद इन द पॉलिसी ऑफ स्टैंडर्ड कंसेप्ट यू आर टेकिंग अ मेथड। जैसे ये 2 मेथड है ना, वैसे और 4 मेथड आप लर्न करोगे। सम ऑफ द इयर्स डिजिट मेथड है, प्रोडक्शन यूनिट मेथड है, नंबर ऑफ आवर्स मेथड है। वो छिदी मैंने बोला ना, छोटे छोटे बहुत इजी वाले हैं। तो वो कोई भी मेथड आप लेते हो वो आपकी पॉलिसी हुई। वो आपकी पॉलिसी का मतलब इंटरनल रूल्स विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ स्टैंडर्ड। ओके, पॉलिसी के अंदर आता है अकाउंटिंग एस्टिमेट। अकाउंटिंग एस्टिमेट का मतलब है मैंने मैचिंग कंसेप्ट फॉलो किया, मैचिंग कंसेप्ट के अंदर AS10 आ गया स्टैंडर्ड के अंदर मैंने पॉलिसी बना ली डेप्रिसिएशन की, मैंने चलो FIM लिया। अभी FIM में रेट क्या, 10% FIM, 15% FIM, 20% FIM यू करते हो ना चार्ज एसेट पे हर साल, उसको बोलते हैं अकाउंटिंग एस्टिमेट। उसको क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग एस्टिमेट। मतलब आप 10%, आपको लगता है कि एसेट की लाइफ 10 साल है, तो आप 10% FIM करोगे, 10 एंड में 0 स्क्रैप अज्यूम करना है, 0 है सपोज। अब आपको लगता है एसेट की लाइफ 5 साल है, तो आप 20% FIM करोगे, है कि नहीं? 20 5 साल के अंदर 0। आपको लगता है एसेट की लाइफ 4 साल है, तो 25% FIM करोगे। दिस इज कॉल्ड अकाउंटिंग एस्टिमेट, दिस इज कॉल्ड अकाउंटिंग। अब यहां पे आके जोड़ होता है, कुछ भी एस्टिमेट करो और एस्टिमेट कभी भी चेंज करो, कोई गला दबाने आने वाला। पॉलिसी के ऊपर थोड़ा स्ट्रिक्ट है, पॉलिसी के ऊपर थोड़ा स्ट्रिक्ट है। पॉलिसी के ऊपर क्या बोलता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये बनाया गया पॉलिसी के लिए AS1। वो क्या बोलता है, एक बार कोई पॉलिसी अडॉप्ट करो ना, तो उसको घड़ी घड़ी चेंज करने का नहीं, क्योंकि आप घड़ी घड़ी अगर पॉलिसी चेंज करोगे, मैं 1 साल FIM कर रहा हूँ, 1 साल RBM कर रहा हूँ, 1 साल FIM कर रहा हूँ, 1 साल RBM कर रहा हूँ, तो बाहर वाले शेयर होल्डर को अच्छा सिग्नल जाएगा कि बुरा? बुरा ही जाएगा, क्योंकि वो आपका पास्ट प्रॉफिट्स देख रहा है और पास्ट प्रॉफिट में आपने FIM चार्ज किया है, तो वो प्रेडिक्ट करेगा कि हाँ ये साल कंपनी ने ऐसा काम किया है, तो FIM के हिसाब से इतना प्रॉफिट होना चाहिए। और आप सडनली